20th मार्च आपकी एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो गई है और प्री आपका 20th मार्च है एमपी जुडिशियल एग्जामिनेशन का। और बहुत अच्छी बात यह है कि आपके एग्ज़ाम्स आपके सेंटर जो हैं आपके घर के आसपास ही मिल रहे हैं। तो ये एमपी हाई कोर्ट को थैंक्स बोलना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और दूसरी बात, जब हम डेट्स आपके सामने आ गई हैं एग्ज़ाम्स की और आपको आपके सामने सबसे पहला ये आ रहा होगा कि अब क्या देख लिया जाए, है ना? प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, पैनिक वाला थोड़ा-सा स्टेज चल रहा होगा। ऑल्दो कि जो सब्सटैंटिव लॉज़ हैं या जो प्रोसीजरल लॉज़ हैं, इनसे तो आप यूज़्ड टू होंगे क्योंकि आप कई एग्ज़ाम्स दिए होंगे डिफरेंट, तो उसमें तो आपको कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रही होगी लोकल लॉज़ में, एमपी लोकल लॉज़ में क्या पढ़ा जाए। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में छोटा-सा ही वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक क्रक्स दे दूँगा कि एमपी एकोमोडेशन में आपको क्या-क्या देखना है। तो आप होल्ड योर नर्व्स, स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो एमपी केवल प्री के पर्पज़ से हमें फ़ोकस करना है, केवल प्रिलिमिनरी के पार्ट पे, ठीक है? कोई भी कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं होगी। देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमें देखना है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है? अब तो लिमिट कर दिया इन्होंने, केवल 5 ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप 5 क्वेश्चन के लिए आप बहुत ही स्पेसिफिक होके चलना है। और देखना तो है ही आपको, एक बार बेयर एक्ट तो सारी ही देख लो, लेकिन उसके साथ-साथ बेयर एक्ट के साथ-साथ कुछ-कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, जो ज़रूर श्योर शॉर्ट वाले हैं, तो उनमें से आपको एलिमिनेट करना होगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो 1961 का एक्ट है, ये आपको पता है, और ये 41st एक्ट ऑफ 1961 का है। और इसमें प्रेसिडेंट की जो एसेंट मिलती है वो 25 दिसंबर 1961 को है, और इसका जो डेट ऑफ एनफोर्समेंट है वो है 30th दिसंबर को 1961, ठीक। तो ये चार चीजें आपको सबसे पहले तो बेसिक तौर पे आपको जाननी थी। फिर आते हैं इसके बाद मेन, जब मैंने आपको क्लासेस ली होंगी तो क्लासेस में मैंने आपको ये ज़रूर समझाया होगा कि क्या-क्या बेसिक पॉइंट्स क्या-क्या हैं, ठीक है? उसमें हमने आपसे प्रीएम्बल वगैरह डिस्कस किया होगा, किस फॉर्मेट भी डिस्कस किया होगा, मेंस के पर्पज़ से भी किया होगा। तो उन पे ना जाते हुए हम आते हैं इस पे कि इसके अलावा जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसमें, वो है कि शॉर्ट एक्सटेंट एंड टाइटल, जो कि मध्य प्रदेश तक ही लिमिटेड है। पहला आप देख लो, इसमें मैं प्रोविजन बताता जाता हूँ, आप उसमें टिक मार्क कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। और फिर डेफिनेशन क्लॉज देखते हैं। आपको देखना है सबसे पहले एकोमोडेशन की डेफिनेशन। एकोमोडेशन की डेफिनेशन जो पहली चीज है जो आपके सामने आ रही होगी वो ये है कि रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल दोनों पर्पस के लिए एकोमोडेशन होते हैं, ठीक है। और जहां रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल दोनों पर्पस के लिए अगर टेनेंसी होती है तो उनको हम कंपोजिट टेनेंसी कहते हैं, जो कि हम सेक्शन 14 में इनमें हम देखते थे, ठीक है। तो सेक्शन 12 में भी देखेंगे हम उसको। तो कंपोजिट टेनेंसीज की बात होती है, तो याद रखना अगर कभी क्वेश्चन कंपोजिट टेनेंसी से पूछता है तो आपको उसका मतलब होगा कि रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल दोनों पर्पस के लिए अगर हम क्लब टुगेदर कंजॉइंट इफेक्ट उसका देखते हैं तो उसे हम कंपोजिट बोलते हैं। चलिए, एकोमोडेशन में आप ये देख लेना कि एनी लैंड विच इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, तो अगर कोई भी लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो वो इसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। और इनकी जो लिस्ट है उनसे आप एक बार गो थ्रू हो लेना। फिर आते हैं बी में कहता है कि आपका लैंडलॉर्ड कौन है। लैंडलॉर्ड की आपकी डेफिनेशन इसमें दी हुई है, इसको आप देख लेना, गो थ्रू हो लेना, इसमें कौन कौन हो सकता है, उसके पार्ट पे कौन कौन है। लेकिन इसमें जो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, उसी डेफिनेशन के लास्ट लाइन अगर आप देखो तो एवरी पर्सन नॉट बीइंग द टेनेंट हु फ्रॉम द टाइम टू टाइम डिराइव्स टाइटल अंडर ए लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो उसको भी इंक्लूसिव होता है, ठीक। तो कभी कभी टेनेंट को कोई टेनेंट जो कि लैंडलॉर्ड से ही टाइटल डिराइव करता है टाइम टू टाइम, उसको भी हम मान सकते हैं, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है। देखो, जब लॉफुल इंक्रीज की बात आती है, तीसरा क्लॉज कहता है आपका रेंट, परमिटेड रेंट की बात होती है। और लीज की जब बात आती है फोर्थ क्लॉज में, डी क्लॉज में, आपका तो सब लीज की बात होती है। आपको फैमिली मेंबर्स जो है, फैमिली मेंबर्स की जो लिस्ट है उसको आपको तैयार करना है, रट लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता रहता है। कई बार यहाँ प्री में पूछ रखा है कि फैमिली मेंबर में क्या ये भी आते हैं कि नहीं आते, ठीक। तो मैरिड डॉटर को हर बार पूछते हैं, तो आप देख लेना मैरिड डॉटर इस शायद लिस्ट में नहीं है, तो आप मैरिड डॉटर के रिगार्डिंग आप देख लेना। फिर रिपील्ड एक्ट जो है वो 1955 का है, याद रखना, रिपील्ड एक्ट जो है वो 1955 का है। स्टैंडर्ड रेंट
कहाँ दिया हुआ है और कौन डिसाइड करता है, ये सेक्शन 7 और 8 में मेंशन किया गया है, जो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको क्या है। फिर टेनेंट की डेफिनेशन दी हुई है। क्या दिया हुआ है? टेनेंट की डेफिनेशन दी हुई है। तो इसमें आपको देखना है कि टेनेंट कौन कौन है, उनकी डेफिनेशन में कौन कौन इन्वॉल्व हैं, कौन कौन लोग और आते हैं, किनके लिमिटेड या कौन कौन सब टेनेंट जो होता है वो इसकी डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसके बाद देखो सेक्शन 3 आता है। सेक्शन 3 कहता है कि एक्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन अकोमोडेशन। यहाँ एक लिस्ट दी हुई है कि ये एक्ट जो है कुछ अकोमोडेशन पे अप्लाई नहीं होता है। वो कौन कौन से हैं? कोई भी प्रॉपर्टी जो कि गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, याद रखना। और दूसरा कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी लोकल अथॉरिटी के एक्सक्लूसिवली नॉन रेजिडेंशियल यूज के लिए अगर है तो वो भी। ठीक, तो 2 चीजें हैं, इनको याद रखना। फिर उसके बाद है दूसरा क्लॉज। इसका दूसरा क्लॉज इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है कि गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, एमपी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है? एग्जम्प्ट कर सकता है। किसको? कोई भी। अब आप इस पे लिस्ट जो दी हुई है, एजुकेशनल, रिलीजियस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या नर्सिंग के रिगार्डिंग, मैटरनिटी होम्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी अकोमोडेशन बनाए गए हैं तो उनको यहां से एग्जम्प्ट किया जा सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। अनलेस एंड अनटिल एग्जम्प्ट ना कर दे तब तक वो इसकी परिधि में आएंगे। क्लियर? चैप्टर 2 देखते हैं, प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट। अब रेंट की स्पेसिफिसिटी को देखते हैं इस प्रोविजंस में। ठीक है, चैप्टर 4 सेक्शन 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक एग्जम्पशन लिखा हुआ है। इसमें कहता है कि प्रोविजन ऑफ द चैप्टर not to apply to certain accommodation for the specific period। तो यहां स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो एक तरह का काइंड ऑफ पार्शियल एग्जम्पशन है कि ये जो चैप्टर है ये उस पर अप्लाई नहीं होगा, मतलब रेंट उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ एक टाइम दिया हुआ है कि अगर कोई भी बिल्डिंग बन के तैयार होती है तो वो विद इन 5 ईयर्स, ठीक है, जिस दिन से है वो 5 ईयर्स, तो आपको ये 5 ईयर्स का जो टाइम है इसको याद करके रखना है। फिर कहता है कि सेक्शन 5, रेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट नॉट रिकवरेबल। तो अगर कोई भी स्टैंडर्ड रेंट है जो एक्सीड कर रहा है उसको हम रिकवर नहीं कर सकते, इसमें मेंशन किया गया है। क्लियर? अब दूसरा, अगर मान लो कोई भी एग्रीमेंट है, आप ऐसे समझ लो कोई भी एग्रीमेंट है उससे एक्सीडिंग कोई भी रिकवर कर रहा है तो माना जाएगा कोई ऐसा सच एग्रीमेंट था ही नहीं। ठीक, यही यहाँ कह रहा है। अनलॉफुल चार्जेस की बात करते हैं कि कोई भी अनलॉफुल चार्जेस जो हैं वो आप रिकवर नहीं कर सकते हो। अनलॉफुल चार्जेस का मतलब कोई भी चीज़ है, चाहे वो पगड़ी के तौर पे हो, चाहे वो प्रीमियम के तौर पे है, उनको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप उनको रिकवर कर रहे हो तो कब कितना कर सकते हो? तो यहाँ कह रहा है कि दूसरे क्लॉज में अगर आप देखोगे तो कहता है इसमें रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की परमिशन से 1 महीने का रेंट आप कहते हो कि डिपॉजिट के तौर पे ले सकते हो और कुछ नहीं ले सकते, दैट्स इट। और इसमें और ऐसा सच नहीं है कुछ। ठीक, नेक्स्ट 4th क्लॉज का जो प्रोवाइजो है उसमें 5 ईयर्स लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है कि द पेमेंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एग्रीड रेंट फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एकोमोडेशन टू बी लेट टू सच पर्सन। तो आप इसको आप देख लेना, ये 5 ईयर्स का टाइम क्यों दिया हुआ है, इसको आप मेंशन कर लेना अपने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में। ठीक, फिर इसके बाद आता है कि सेक्शन 6 सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है स्टैंडर्ड रेंट की। तो स्टैंडर्ड रेंट कौन होता है? एनुअल फेयर रेंट जो डिसाइड करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, रीजनेबल एनुअल रेंट की बात होती है। और इसमें जो एडवांसमेंट की बात होती है कि कितना 35% एंड प्लस 70% तक की बात होती है एजुकेशनल एंड अदरवाइज दैन एजुकेशनल पर्पजेस के लिए, उसकी आप लिस्ट बना लेना, वो इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जो असेसमेंट होता है उस असेसमेंट में केवल 15% प्लस किया जा सकता है। तो इंक्रीज रेंट जो है वो असेसमेंट के रिगार्डिंग जो आपका तीसरे उसमें है क्लॉज में, उसको कहते हैं कि सेपरेट असेसमेंट किया जाएगा प्रॉपर्टी का, अकोमोडेशन का, प्लस उसके बाद 15% उसमें ऐड ऑन किया जा सकता है। तो ये भी आप उसमें मेंशन कर लेना। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 8, लॉफुल इंक्रीज की बात करता है। लॉफुल इंक्रीज को पहले भी मैंने आपको बताया कहाँ है, जैसे डेफिनेशन में दिया हुआ ना लॉफुल इंक्रीज, उसको आप यही मेंशन कर लेना। और उसमें कहते हैं लॉफुल इंक्रीज कितना हो सकता है? 10% का है। ठीक है, 10% का लॉफुल इंक्रीज हो सकता है। अब याद रखे रहना इस चीज को, और लैंडलॉर्ड कर सकता है। बहुत स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ।
नोटिस ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट की बात करते हो आप, तो जब नोटिस इंक्रीज ऑफ रेंट कौन कर सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये बनता है, तो लैंडलॉर्ड कर सकता है। और लैंडलॉर्ड टेनेंट को नोटिस देगा, और कितने दिन की प्रायर नोटिस देगा? 30 डेज की प्रायर नोटिस देगा। और नोटिस का जो तरीका हुआ है, तरीका जो विहित है, जो प्रेस्क्राइब्ड तरीका है, मैनर जो है, वो है 9 के सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है, जहां कि आपको समन सर्व करना होता है, और किस तरीके से साइंड एंड रिटन होना चाहिए, याद ये आप इसमें मेंशन कर लेना। और इनको जो तरीका दिया हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन उसमें से घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब इसमें कहता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू फिक्स द स्टैंडर्ड रेंट। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करता है, कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 10 में दिया हुआ है। कैसे करेगा उसके बारे में यहाँ मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसके कुछ कुछ बातें हैं। कहते हैं कि रेंट कंट्रोलिंग, दूसरा क्लॉज इसका देखना इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, कहता है कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल फिक्स एन अमाउंट विच अपीयर्स टू इट टू बी रीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द, ठीक है, तो जो भी उसको रीजनेबल लगता है सेक्शन 7 और 8 को ध्यान में रखते हुए रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी वहां उस रेंट को डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट को डिटरमाइन कर सकता है। अब कोई सबलेटिंग हो रही है, ठीक, तो सबलेटिंग के अकॉर्डिंग भी उसका प्रोविजन तीसरे क्लॉज में दिया हुआ है। आते हैं फिफ्थ क्लॉज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्लॉज में कहता है कि अगर कोई भी रेंट जिसकी भी बात हो रही है स्टैंडर्ड रेंट, वो कितने दिन के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए 12 मंथ के लिए कैलकुलेट होता है, ठीक है। और जहां मंथ टू मंथ की बात होती है, तो वहां लेस देन मंथ की बात होती है, तो वहां जस्ट अ सेकेंड, तो उसका प्रोपोर्शनेट होता है कि मतलब अगर 1 महीने का जो रेंट होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करें। जैसे 12 महीने का रेंट है, तो जो स्टैंडर्ड रेंट डिटरमाइन किया जाता है कितने महीने का किया जाता है? 12 मंथ का किया जाता है, तो 1/12 कर दिया जाएगा, जो भी उसमें आएगा उसी के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है, वही प्रोपोर्शन उसका डिटरमाइन किया जाता है। प्रोवाइडेड दैट, इसका जो दूसरा प्रोवाइजो है सेक्शन 7 का प्रोवाइजो, उसको आप देख लो, कह रहे नो केस द डेट सो स्पेसिफाइड शैल बी अर्लियर देन 30 days prior to the date of filing of application for the fixation of the standard। तो यहाँ 30 days का जो एक पीरियड मेंशन किया गया है वो इसमें दिया हुआ। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये कह रहा है कि एक फिक्स टाइम है, आप उसको रिसीव कब करोगे, तो एक मिनिमम 30 डेज तो दिया जाना चाहिए ना, उस जिस दिन से आप डिटरमाइन करते हो, जिस दिन से आप रिकवर करना स्टार्ट करते हो, मतलब पेबल जब से हो जाता है तब से उसके बीच में 30 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए, दैट्स इट। फिर इसके बाद आता है चैप्टर 3। ये आपका चैप्टर 2 में इतनी बातें थी। चैप्टर 3 देख लो, सर्टेन प्रोविजन नॉट टू अप्लाई सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लैंडलॉर्ड, ठीक है, तो इनको आप देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 12। सेक्शन 12 बात करता है इविक्शन के ग्राउंड्स की, सीधी सी बात है, इविक्शन के ग्राउंड की बात करता है। इसमें कह रहा है नो सूट शैल बी फाइल्ड इन एनी सिविल कोर्ट। यहां मतलब यहाँ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की पावर की बात नहीं कर रहे, यहाँ सिविल कोर्ट की पावर की बात कर रहे। कब किया जा सकता है कोई सूट? पहले में कह रहे अगर उसने एरियर्स नहीं पे किए हैं। कितना नहीं पे किया उसने? 2 महीने तक का उसने रेंट नहीं पे किया है, तब अगर वो पे कर देता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। नोटिस ऑफ डिमांड की डेट से 2 मंथ्स का एरियर ऑफ रेंट होता है, उसको आप देख लेना। बी में कौन कौन सी चीजें हैं उनको आप देख लेना, लिस्ट बना लेना। सी में क्या क्या बातें करता है कि इनकंसिस्टेंट विद द पर्पस होता है या न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो वो आप उनको देख लेना। फोर्थ क्लॉज जो है वो इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में आपका प्री के लिए क्वेश्चन बनता है जो 6 मंथ का टाइम दिया हुआ है, जिसमें इसमें कहता है कि अगर कोई भी अकोमोडेशन है जो उसको की बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के आपने कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए इमीडिएटली प्रोसीडिंग फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द पोजीशन, अगर उसको यूज नहीं किया है रीजनेबल पर्पस के लिए, मतलब बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के उस प्रॉपर्टी को, एकोमोडेशन को आपने 6 महीने तक यूज नहीं किया है, तो यहां सूट फाइल किया जा सकता है। दूसरा आता है ई क्लॉज एंड एफ क्लॉज, दोनों साथ में है। ई क्लॉज जो है रेजिडेंशियल पर्पस की बात करता है और एफ क्लॉज जो है नॉन रेजिडेंशियल पर्पस की बात करता है। तो ई क्लॉज में बोनाफाइड नीड अगर होती है तो आप क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि किस फैमिली मेंबर की बात कर रहा है, या केवल अपने सन की बात कर रहा है या डॉटर की बात कर रहा है, तो आप इस पे एक क्वेश्चन देख लेना, इस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। और जब हम नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस की बात करते हैं, तो नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बोनाफाइड जब लैंडलॉर्ड को रिक्वायरमेंट होती है उस लैंड की,
तो अपने मेजर सन के लिए हो सकता है और अनमैरिड डॉटर के लिए हो सकता है। याद रखना इस चीज को, क्वेश्चन यहां से बनता है। फिर जी में कोई अनसेफ पर्पस के लिए है। देखो इनको जितने क्लॉजेज है ना, क्लॉजेज आपको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए, और आपको एकदम से ना रटा हो, लेकिन आपको कुछ कुछ आइडिया होने चाहिए। जैसे एम से मिसचीफ आप बना सकते हो, ठीक है। और जे है, जे से जॉब अगर उसको मिली हुई है, वो जॉब में है और अब उसकी जॉब खत्म हो रही, टर्मिनेट हो रही, तो उसको निकाला। तो इसी तरीके से आप एक कुछ अपना सेट कर लो। और एक पोजीशन अगर है, मतलब उसने अदरवाइज पोजीशन ले लिया जो दिया हुआ है, उसके अलावा भी कोई भी पोर्शन उसने अपने कब्जे में ले लिया है अकोमोडेशन के अलावा, तो वो उसके बारे में भी प्रोविजन बनाया गया है। वो है ओ में, ओ क्लॉज में। पी क्लॉज भी है उसका, इलीगल और इमोरल पर्पस के लिए अगर यूज करता है तो उसकी बात करता है। तो आप ये ना कुछ कुछ प्रोविजंस हैं इनमें सब टेनेंसी के रिगार्डिंग और इनके रिगार्डिंग, तो आप उनको देख लेना, ठीक है। इसका फोर्थ क्लॉज देखो, फोर्थ क्लॉज में 1 ईयर का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो वो 1 ईयर का टाइम से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। फिफ्थ क्लॉज में देखना, फिफ्थ क्लॉज में लैंडलॉर्ड शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन द पोजीशन देयर ऑफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो 2 महीने से पहले वो उस चीज को प्रॉपर्टी अपना रिकवर नहीं कर सकता। एज इन आज के दिन पे ऑर्डर पास हुआ, यहाँ से 2 महीने का एक कूलिंग पीरियड है, उसके बाद ही दिया जा सकता है, जिसमें आप बैग वैग पैक करते हो ना, सामान वगैरह, पैकेजिंग वगैरह की बात होती है, तो उसके लिए टाइम दिया हुआ है। तो आप याद रखना इस चीज को। इसको एक बार आप कंपनसेशंस के रिगार्डिंग है सेक्शन, इसका जो क्लॉज 6 है उसको देख लेना। इसमें भी मेंशन किया गया टाइमिंग्स, टाइमिंग्स इसमें आपको सारी पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद 8 आता है। 8 इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पेंडिंग डिस्प्यूट है रिगार्डिंग जॉब वगैरह है, तो जिस दिन से वो डिस्प्यूट खत्म होगा उस दिन से आपको वहां से एलिमिनेट किया जा सकता है, वहां से हटाया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद और तो क्या ही है। नेक्स्ट आते हैं 13 पे। 13 पे ये बताता है कि किस दिन, अगर 13 में देखो कुछ बात नहीं है, 13 में सीधी सी बात कर रहा है कि when tenant can get the benefit of protection against the eviction, eviction से कब उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उसको आप देख लेना, इसमें 1 मंथ का टाइम पीरियड मेंशन किया गया है। साथ ही साथ इसमें प्रोविजनल रेंट जो डिसाइड होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रोविजनल रेंट जो है वो किस प्रोविजन में डिटरमाइन होती है, तो वो आप याद रखना, कोर्ट इसमें क्लॉज 2 में इसको डिटरमाइन करता है। प्रोविजनल रेंट के बारे में प्रोविजन बनाया गया है। कॉम्पोजिट टेनेंसी के रिगार्डिंग जो केस है वो है शांति देवी वर्सेस कमलाबाई, वो भी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक। जहाँ आपके इसकी बात होती है, कंपोजिट टेनेंसी की बात होती है। थर्ड आ जाओ, तीसरा, इफ प्रोसीडिंग, इसके रिगार्डिंग देखो, इसकी जो फोर्थ एंड सिक्स्थ क्लॉज है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना। कब वो कोई भी जो इविक्शन का जो ग्राउंड बनता है ना, वो कब इविक्ट किया जा सकता है और कब उसको रिस्टोर किया जा सकता है, कब उसको सेट असाइड किया जा सकता है, वो एप्लीकेशन कब सेट असाइड की जा सकती है, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। अब सब लेटिंग पे रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। क्या दिए हुए हैं? सब लेटिंग पे रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, उनको भी आपको देखना है। बताता चलता हूं क्या क्या है इसमें। चलो, सबलेटिंग का जो रिस्ट्रिक्शन है, कह रहा है कि नो टेनेंट विदाउट द प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग ऑफ लैंडलॉर्ड शैल सबलेट। तो कोई भी टेनेंट जो कि बिना लैंडलॉर्ड की प्रीवियस कंसेंट के बिना और राइटिंग में होनी चाहिए कंसेंट, सबलेट नहीं कर सकता प्रीमाइस को। 15 आ जाओ। 15 कहता है कि टेनेंट शैल गिव नोटिस टू द लैंडलॉर्ड विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ सबटेनेंसी, विद इन 1 मंथ ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ सबटेनेंसी। तो एक एक महीने का टाइम दिया हुआ है जहां की लैंडलॉर्ड को नोटिस सर्व करेगा। अब कह रहा है लैंडलॉर्ड कंटेस्टिंग दैट द अकोमोडेशन वाज नॉट लॉफुली सबलेट, देन रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, याद रखने यहाँ अथॉरिटी कौन है, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिटरमाइन करती है कितने दिन के भीतर, विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, ठीक है, कि ये सबलेटिंग प्रॉपर है या नहीं है। तो 1 महीने का टाइम दिया हुआ नोटिस का दोनों के लिए, और 2 महीने का टाइम यहां मेंशन किया गया है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं सब टेनेंट टू बी, कब सब टेनेंट टेनेंट हो सकता है, याद रखना, देखिए विद द प्रीवियस, अगर ऐसे समझ लो कि सब टेनेंट कब टेनेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है, कब हो सकता है वो, तो ये सेक्शन 16 में दिया हुआ क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट वो पूछ सकता है, ठीक।
देखो सेक्शन 17 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 17 इसलिए इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि लैंडलॉर्ड रिकवर्स पोजीशन वंस एंड रिट्राइंग टू पुट द टेनेंट विद इन 2 years in the premise, then rent controlling authority may order to put the previous tenant in the accommodation। अगर देखो, अगर एक बार सेक्शन 13 में उसने एक बार लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को उस प्रीमाइस से बाहर कर दिया किसी भी ग्राउंड पे, और बाद में 2 साल के भीतर अगर वो सबलेट करता है, फिर से वो किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, देन वो जो प्रायर टेनेंट था, जो पहला टेनेंट था, उसको ये राइट है कि उस अकोमोडेशन में आ जाए। ठीक है, लाए जाने का अधिकार है उसके पास। और सपोज कि आज सेक्शन 13 में ऑर्डर पास हुआ है, और सेक्शन 13 के ऑर्डर पास होने के जस्ट बाद से 2 साल तक 2 महीने तक, और विद इन 2 years लेट द प्रॉपर्टी फॉर एनी अदर पर्पसेस। अगर कोई भी जो लैंडलॉर्ड है 2 महीने तक उसको वैकेंट रखता है उस प्रॉपर्टी को, या 2 साल के भीतर वो किसी दूसरे को सबलेट करता है, फिर से दूसरे को टेनेंसी में रखता है, देन यहाँ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई होता है बोनाफाइडी नीड्स को एग्जामिन करते हुए या अर्जेंसी को एग्जामिन करते हुए, देन कंपनसेशन का भी लाइबल होगा कौन? लैंडलॉर्ड। सेक्शन 18 देख लो, कह कि टेनेंट शैल बी प्लेस्ड विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द मेंटेनेंस। अगर कोई भी इविक्शन इस ग्राउंड पे हुआ है जहां की अब प्रॉपर्टी या जो वो अकोमोडेशन है वो हैबिटेबल नहीं है, उसमें एक मेंटेनेंस की जरूरत थी, उसके लिए इविक्ट किया गया था टेनेंट को, अब इविक्शन जिस दिन से मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाता है उससे 1 महीने के भीतर उस टेनेंट को क्या करना होगा? रिस्टोर करना होगा उसकी पोजीशन को। If from the date of disposition of tenant the landlord fails to commence and repair the building within 1 month, आज सपोज 13 का ऑर्डर पास हुआ और लैंडलॉर्ड को एक ऐसे समझो कि 13 का ऑर्डर पास हुआ, लैंडलॉर्ड 1 महीने तक उस पर कोई भी काम स्टार्ट नहीं करवाता, रिपेयरिंग का कोई भी काम स्टार्ट नहीं करवाता, देन उस कंडीशन में इसको भी लाके रिस्टोर किया जा सकता है टेनेंट को फिर से उसकी सेम पोजीशन में। यहाँ लेकिन कोर्ट के पास ऑर्डर देने का पावर है, डिस्क्रिशन है। 19 में देख लो, जब कोई भी रिकवरी होती है किसी लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, लिमिटेड टाइम के लिए अगर टेनेंसी दी जाती है तो उसमें रिकवर कराया जा सकता है, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर कराया जाए तो 2019 में बात कर रहा है। 20 आप स्पेशल प्रोविजंस हैं, ये देख लेना। अब आते हैं 21। ठीक है, 21 देखो, इसमें बड़ी अच्छी सी बात कर रहा है कि परमिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल स्ट्रक्चर, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के यहाँ पावर है। अगर कोई भी एडिशनल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड और अगर सेटिस्फाई करता है किसको? रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, तो यहाँ आदेश पास किया जा सकता है। और स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द वैकेंट रेंट साइट्स अगर है, देन रेंट कंट्रोलर जो है वो डिटरमाइन करता है। तो याद रखना यहाँ अथॉरिटी कौन है? रेंट कंट्रोलर अथॉरिटी है। फिर आते हैं 23 पे। 23 ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 23A देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 23A इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं। तो ये बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है। यहाँ अथॉरिटी जो होता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है स्टार्टिंग पॉइंट पे। इसमें होता है कि अगर लैंडलॉर्ड को लगता है कि उसे बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है उस अपनी प्रॉपर्टी को, अपने एकोमोडेशन का, देन वो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास अप्रोच कर सकता है। और कितने दिन में किसके लिए रिक्वायरमेंट है? मेजर सन और अनमैरिड डॉटर के लिए उसको रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही साथ 1 महीने का पीरियड, एक साल का उसका जो टाइम है टेनेंसी का टाइम, वो लैप्स हो जाना चाहिए। 1 साल से पहले ऐसी एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती है। अब रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा? रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी समन करेगा, ठीक है, इसके रिगार्ड में जो भी लोग हैं, और उसका जो प्रोसेस दिया हुआ है वो शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। फिर क्या होगा? टेनेंट आएगा, टेनेंट को बुलाया जाएगा और वो रिटर्न रिप्लाई फाइल करेगा। वो 15 डेज में, समन की डेट से 15 डेज में वो अपना रिटर्न रिप्लाई फाइल करता है। उसके बाद क्या होगा? रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी में ग्रांट लीव इन केस ऑफ डिले, ठीक है, हो सकता है। लेकिन रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल विद इन 30 डेज लीव टू टेनेंट द कंटेस्ट द एप्लीकेशन, ठीक है, 30 दिन के भीतर उसने बताना है। और कहता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल डिसाइड द केस ऑन हियरिंग विद इन 6 month
ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग लीव। तो जिस दिन से लीव ग्रांट किया गया टेनेंट को, उस दिन से 6 महीने के भीतर उस मैटर को रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिटरमाइन करेगा। ठीक है, इसमें होते हैं डे टू डे हियरिंग होती है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, इसको इसी तरीके से चलने दो। और अगर लिस्ट बना लो, ठीक है, 1-2 बार रिवाइज कर लोगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने समझ लिया होगा, प्रोविजन देख लो, इसमें मेन प्रोविजन क्या है, कंटेंट आपको पता है, मेन क्लासेस में आपने समझ लिया होगा। इसमें आपको क्या देखना है, केवल और केवल आप मेन गो थ्रू हो लो, वही बहुत है। ठीक, ये जो पीरियड्स दिए हुए हैं, जो टाइम दिया हुआ है, जो अथॉरिटीज दिए हुए हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन ज़्यादा इसमें बनता नहीं है। फिर इसके बाद इसमें रिवीजन का जो ग्राउंड है, रिवीजन का ग्राउंड है 90 डेज में रिवीजन हो सकता है, हाई कोर्ट के पास रिवीजन जा सकती है, कोई भी अपील प्रेफर नहीं की जाती है। याद रखना, स्टे ऑर्डर पास किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा या रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उसको शायद कितने दिन तक का हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ का हो सकता है। कह रहा है वंस द ऑर्डर ऑफ इविक्शन इज मेड बाय लैंडलॉर्ड, और अगर एक बार इस प्रोविजन का बेनिफिट लैंडलॉर्ड को मिल जाता है तो वो 2 महीने का एक कूलिंग पीरियड है, जहाँ की वो टेनेंट को मिलेगा कि वो सामान वगैरह पैक कर ले, दैट्स इट। अब इसके बाद कह रहा है लैंडलॉर्ड को अगर ये लैंडलॉर्ड ने अगर ये फॉल्स या वैक्सीसियस एप्लीकेशन लगाए हैं, देन उस सिचुएशन में रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है इनके ऊपर हैवी कॉस्ट इम्पोज कर सकता है, पेनल्टी कंपनसेशन के तौर पे यूज कर सकता है। और हैवी कॉस्ट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ का रेंट तक हो सकता है। अब देखो, ये जो लैंडलॉर्ड की जो डेफिनीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाओ। लैंडलॉर्ड की डेफिनीशन जहां भी दी हुई है, इसको आप देख लेना कि कौन कौन से लोग इस सिचुएशन में लैंडलॉर्ड की डेफिनीशन में आते हैं, क्योंकि ये प्रोविजन जो बनाया गया है ना, ये इन्हीं लैंडलॉर्ड तक ही सीमित है। ये कुछ जैसे कि रिटायर्ड सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, रिटायर किसी कंपनी में रहे होंगे, सर्वेंट हुए होंगे, एज इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी, या विडो हो, या डाइवोर्सी हो, या हैंडीकैप्ड है, डिफेंस फैमिली के मेंबर है, तो इतने लोग हैं जिनको कि इसका बेनिफिट मिला हुआ है। अब कह रहा है कि सेक्शन 24 देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि इसमें जब टेनेंट हो आप और रेंट पे करने जाते हो, तो कब पे करोगे, ये कहता है कि 15th डे तक आपको पे कर देना है। लेकिन और जब आप पे करने जाओगे रेंट, तो लैंडलॉर्ड की एक जिम्मेदारी है कि वो आपको रिटर्न रिसिट देगा। अगर वो रिटर्न रिसिट नहीं दे पाता है, देन रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी इंपोज कर सकता है उसके ऊपर फाइन। क्यों करेगा, कितना कर सकता है, neglect to deliver to the tenant application made within the 2 month। अगर टेनेंट ने 2 महीने के भीतर एप्लीकेशन लगाई है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के सामने, तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसके ऊपर इम्पोज कर सकता है। क्या इम्पोज करेगा, पेनल्टी। ठीक है, और इम्पोजिशन शैल नॉट एक्सीड डबल अमाउंट ऑफ द रेंट पेड, तो जितना रेंट है उसका डबल अमाउंट से एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं 25 पे, कहता है कि टेनेंट में डिपॉजिट रेंट टू दी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। मान लो वो जाता है टेनेंट और अपना रेंट पे करने जाता है और लैंडलॉर्ड उसको डिनाई कर देता है, तब क्या होगा, तब उसके लिए प्रावधान बनाए गए हैं 25th में, जहां वो डिपॉजिट कर देता है। कितने दिन में करेगा, विदिन 30 डेज फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ नोटिस डिपॉजिट कर देगा टू दी और टू दी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ठीक है, और रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी में इम्पोज 2 मंथ्स इक्वल टू द रेंट ऑफ द टेनेंट। ठीक है, और रेंट डिपॉजिटेड अंडर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मस्ट बी डिपॉजिटेड विद इन 21 डेज। याद रखना ये कितने दिनों में, 21 डेज की बात करता है। अब जब ये डिपॉजिट कर दिया गया है, तो लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है कि उसको विड्रॉ भी कर ले। वो कितने दिन में कर सकता है, 5 इयर्स का टाइम दिया हुआ है। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे। अदरवाइज रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा, उसको फोरफिट कर लेगा। नेक्स्ट इसमें है कि इफ द अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीडिंग 100 रुपीज, देन द नोटिस शैल बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, वैसे अगर पूछ लेता तो याद रखना इस चीज को। चलो नेक्स्ट, बस अब समअप ही है, इसमें जब ज़्यादा कुछ नहीं है, अब मेन प्रोविजन हो गए हैं, अब बस अब कंक्लूड ही करना है। तो चैप्टर 8 देख लो, कलेक्टर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कौन अपॉइंट करता है, तो कलेक्टर करता है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, और कौन हो सकता है ये,
कोई भी डिप्टी कलेक्टर के लेवल का हो, उससे उससे छोटा कोई भी नहीं हो सकता। इसके पास समनिंग की पावर है, ठीक है। 193 और 228 आईपीसी आपको पता होंगे प्रोविजन, उन प्रोविजन में ये जज की तरह का, जज के अथॉरिटी का, जज का अधिकार उसको मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद जब हम समन्स की बात करते हैं, समन्स का उसके पास सारा पावर है, ये भी देख लेना आप। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट ऑन अवार्ड को भी डिटरमाइन करता है, और इसके अलावा अपील जो लाई करती है वो रेंट कंट्रोलिंग डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को लाई करती है। और अपील जो सेंड की जाती है, अपील 30 डेज में प्रेफर की जा सकती है। सेकेंड अपील जो लाई करती है ऑर्डर ऑफ फर्स्ट अपील के, वो केवल मटेरियल इश्यूज और लॉ और सब्सटेंशियल कोई एरर पे ही किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी क्लरिकल एरर होते हैं, ठीक है, उनको रेक्टिफाई करने का राइट किसके पास है, तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी कर सकता है या उसके साथ साथ जज भी कर सकते हैं। तो आप उसको देख लेना, सेक्शन 33 यही बात करता है। सेक्शन 34 पे आ जाओ, कहते हैं रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल बी डीम्ड मजिस्ट्रेट फॉर द रिकवरी ऑफ फाइन। जहां फाइन रिकवर करना है वहां रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को मजिस्ट्रेट के तौर पे समझा जा सकता है, उसके पास उतना पावर होगा। नेक्स्ट आ जाओ 35 पे, एनी ऑर्डर पास्ड शैल बी एग्जीक्यूटेबल बाय द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिक्री। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपसे, देख लो, ठीक है। ये दोनों वाइस एंड वर्सा की पोजीशन है, 35 एंड 36, उनको देख लेना। 37 आ जाओ एक बार, लैंडलॉर्ड इज बाउंड टू कीप अकोमोडेशन गुड एंड रिपेयर। अगर वो नहीं कर पाता है तो टेनेंट के पास ये राइट है कि उसको डिडक्ट कर सकता है, 1/12 के अकॉर्डिंग वो डिडक्ट कर सकता है, जितना वो पेएबल है, याद रखना, ठीक। 38 आ जाओ, अगर लैंडलॉर्ड विदहोल्ड करता है या कट करता है कोई भी इसेंशियल सप्लाईज, एसेंशियल सप्लाई की जो डेफिनेशन दी हुई है उसको आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कौन कौन सी चीजें एसेंशियल सप्लाईज में आती हैं। देन रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास यहाँ पावर है, और रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अगर लगता है कि 50 रुपए तक का वो कंपनसेशन उसके ऊपर इम्पोज कर सकता है, ठीक है, अगर फ्रिवलेस एप्लीकेशंस हैं तो। 39 आ जाओ, कलेक्टर एंड डिप्टी कलेक्टर अथराइज by collector may order to require a landlord to give information of the vacant accommodation। अगर कलेक्टर को लगता है, ठीक है, कि लैंडलॉर्ड का कोई भी जो अकोमोडेशन है वो वैकेंट है, तो उसको इन्फॉर्म करेगा, और कलेक्टर की अनुशंसा पर लैंडलॉर्ड अपने प्रीमाइस में किसी व्यक्ति को, जिसको कि वो रेफर करता है कलेक्टर, उसको वो टेनेंट के तौर पे रख सकता है, उसके बारे में ये प्रोविजन बनाया गया है। अगर वो नहीं करता है ऐसा, ठीक है, कलेक्टर की अनुशंसा पे अगर लैंडलॉर्ड नहीं करता है तो उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, एक तरह का एक 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 लिमिटेशंस बनाई गई हैं। आप 39 एक बार फिर से देखो, इसमें कहता है अकोमोडेशन रिक्वायर फॉर एनी पर्सन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कलेक्टर विद इन 15 डेज बाय ऑर्डर ऑफ लैंडलॉर्ड अलॉट दी अकोमोडेशन। तो 15 दिन के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है, वो लैंडलॉर्ड की प्रीमाइस में स्टैब्लिश कर दिया जाता है लैंड कलेक्टर के द्वारा, ठीक। और ये कौन से एकोमोडेशन है जिसमें कि 25 रुपए तक की बात कर रहा है, और जहां रेजिडेंशियल पर्पस की बात है, नॉन रेजिडेंशियल पर्पस की 50 रुपए तक की वैल्यू की बात करता है। सेक्शन 40 आ जाओ, कलेक्टर शैल अवॉर्ड द अकोमोडेशन ऑन द प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, पहले यूनियन और स्टेट के होते हैं, फिर लोकल अथॉरिटीज का, तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उनको आप देख लेना। सेक्शन 40A है, सेक्शन 40A जो इमरजेंसी के टाइम के लिए बनाया गया है, तो वो भी हो सकता है, इसका देख लेना। एक्सपायरी पीरियड का इसमें दिया हुआ है, प्रोक्लेमेशन जिस दिन से सीज होती है उससे 1 साल के भीतर इसको खाली कराया जा सकता है एकोमोडेशन को, ठीक है। फिर इसमें मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 42 में कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, कह रहा है कि टेनेंसी बाई वर्च्यू ऑफ एनी पब्लिक ऑफिसर इफ ऑफिसर रिटायर्स और अदरवाइज टेनेंसी विल सीज पर से, और अगर ऐसा लगता है तो ऑफिसर के पास राइट है कि वो 7 दिन या मतलब जिस दिन से वो जस्ट अ सेकेंड, फिर से क्या समझना, कहता है टेनेंसी बाय वर्च्यू ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस, किसी व्यक्ति को टेनेंसी इसलिए मिली हुई है कि वो उस ऑफिस में होल्ड करता है। अब उसका ऑफिस जो है वो टर्मिनेट होता है, देन उसकी टेनेंसी भी टर्मिनेट हो जाएगी विद इन 7 डेज। लेकिन अगर कलेक्टर को लगता है तो वो 4 महीने तक उसको एक्सटेंड कर सकता है। तो ये प्रोविजन 42 में लिखा हुआ है। अब हाँ, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है 43।
43 पेनल्टीज की बात करती है। पेनल्टीज जो हैं वो कौन कौन सी पेनल्टीज कहाँ कहाँ मेंशन की गई हैं। पहला क्लॉज देख लो, अगर कोई भी पर्सन स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा सीक करता है, तो आपको बता दिया कौन से प्रोविजन है स्टैंडर्ड रेंट 7, वहां अगर उससे ज्यादा रेंट को सीक करता है टेनेंट से, देन सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ और 1000 रुपीज तक का उसको फाइन हो सकता है। नेक्स्ट, अगर सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 का वायलेशन करता है, 6 मंथ तक का 6 मंथ तक का उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 5000 रुपए तक का उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति जो कि सबलेट करता है, गलत तरीके से सबलेट करता है, देन वहां 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। फिर आता है कि अगर रीलेट और ट्रांसफर करता है, देन 3 मंथ का और 1000 रुपए की बात होती है। फिर सेक्शन 23 जी क्लॉज में अगर उसने कोई भी वायलेशन किया है, देन 3 मंथ और 1000 की बात होती है। फिर सेक्शन 38 की बात कर लो, जहां 3 मंथ और 1000 की बात होती है। और सेक्शन 39 सब क्लॉज 2 एंड सेक्शन 40 सब क्लॉज ए अगर वहां है तो वो भी 3 मंथ एंड 1000 की बात होती थी। याद रखना 3 मंथ 1000 मैक्सिमम में है, केवल 2 जगह है जहां की नहीं है। एक जहां वो सबलेट करता है केवल 1000 रुपए वहां जुर्माना लगता है, और अगर जहां वो सेक्शन 6 सब क्लॉज 6 सॉरी सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 का वायलेशन करता है, वहां उसे 5000 तक का जुर्माना लग सकता है, 6 महीने की सजा हो सकती है। अब एक प्रोविजन और जहां की बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, यहां कहता है कि कोई भी कोर्ट जो कि जेएमएफसी से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से जो लोअर कोर्ट की है, वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। कॉग्निजेंस उनको बार किया गया है। दूसरा, कॉग्निजेंस तब लिया जाएगा जबकि वो कंप्लेंट के तौर पे उसको फाइल किया जाए। तीसरी बात इसमें कहता है कि कब होना चाहिए, विद इन 3 मंथ्स होना चाहिए। किस दिन से? फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन, जिस दिन से डिफॉल्ट हुआ है, टेनेंसी के रिगार्डिंग फ्लॉज आए हैं, उस दिन से 3 महीने के भीतर। ठीक है। और इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द मजिस्ट्रेट टू पास फाइन ऑफ 2000 और एक्सीडिंग 2000 से ज्यादा का फाइन, उससे एक्सीड करता हुआ फाइन पास करने का अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट, इसके बाद बस आपको प्रोविजंस को रट के चलने हैं। एक देख लो, सेक्शन 45 क्या कहता है। कहता है कि नो सिविल कोर्ट, ये एक्सक्लूजन क्लॉज है, यहां सिविल कोर्ट्स के जुरिडिक्शन को बार किया गया है। ठीक है, नहीं किया गया अनलेस एंड अनटिल एक्सप्रेसली मेंशन ना किया गया हो। सेक्शन 46 देख लो कि कोई भी पर्सन अगर अवेट करता है कंट्रवेंशन को, तब वो माना जाएगा कि इसके ऑर्डर का भी कंट्रवेंशन कर रहा है। अबेटमेंट भी एक तरह का यहाँ ऑफेंस, एक तरह का डिफॉल्ट माना जा रहा है। ठीक है, फिर आ जाओ 47। ठीक है, एवरी पार्टनर और डायरेक्टर, जो कंपनी के रिगार्डिंग अगर कोई भी बात होती है, अकोमोडेशन अगर किसी कंपनी को दिया गया है, देन कोई भी पार्टनर है उस टाइम पे या कोई भी डायरेक्टर है तो वो लाइबल होगा। फिर 48 कहता है कि कलेक्टर और रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी और अदर ऑफिसर शैल बी डीम टू बी द पब्लिक सर्वेंट, ये दोनों क्या होंगे? पब्लिक सर्वेंट के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। 48 कहता है। 49 आ जाओ, जहां कह रहा है कि कोई भी अगर कलेक्टर है, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, अदर अथॉरिटीज हैं, तो इन लोगों के द्वारा अगर कोई भी काम, अगर कोई भी डिफॉल्ट किया जाता है, बोनाफाइडी रहते हुए कोई भी डिफॉल्ट किया जाता है, देन यहां उनको राइट मिला हुआ, उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। सेक्शन 50 आ जाओ, कह रहा है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो रूल बनाए, और रूल बनाएगा तो उसको उसमें असेंबली में उसको पास कराना होगा, प्रोड्यूस करना होगा। वो जो टाइम मेंशन किया गया है, कितने दिन में करेगा, वो कर सकता है, जो भी है। इसके अलावा कोई भी प्रोविजन जो कि इसमें, देखो मैंने सारे ही प्रोविजन मैक्सिमम करा दिए हैं, तो बस आप लिस्ट बना लेना, लिस्ट बना के और एक बार रिवाइज कर लेना मेरे कहने से। फर्स्ट शेड्यूल वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप सेक्शन 51 जो है वो रिपील की बात करता है। रिपील में आपको मैंने पहले भी बता दिया कि कहाँ दिया हुआ रिपील, 55 का एक्ट है। ठीक है, 1955 का एक्ट है। तो इतनी बातें थी जो आपको जाननी थी। ये 40 मिनट के इस वीडियो में मैंने आपको अकोमोडेशन एक्ट का कंप्लीटली करा दिया है। अब आपको क्या करना है, केवल आप इनकी एक समरी नोट सा बना लेना, एक दो बार रिवाइज कर लेना, इससे ज़्यादा बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बट हाँ,
एक दो बार कुछ अगर आपके पास MCQs हों तो आप उनको कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि लैंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इनको शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपके वैल्यूएबल रिमार्क हो या कोई भी कमेंट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो भी चाहिए होगा तो आप वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, आपके लिए ज़रूर वो वीडियो आएगी। आई होप कि आपको ये पसंद भी आया होगा और आई होप कि आपके लिए यूज़फुल भी होगा। ठीक है, गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, हैव अ नाइस डे।